guys, तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? वीक फोर्सेस, राइट? सो वीक फोर्सेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? बेसिकली वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट? डाइपोल, डाइपोल, है ना? आफ्टर दैट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड देन लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. सो वी वर अबाउट टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, और उसमें से कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने देख भी लिए थे ना, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 D2 D2, सोल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ नोबल गैसेस, करेक्ट? देन ऐसे कुछ जो फैक्ट देख लेते हैं हम लोगों ने सरफेस एरिया के रिलेटेड. वैसे ही देखते कुछ, वी हैव टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस. सपोज इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, किसका? कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है मुझे, किसका? CO एंड N2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. अब मुझे बताओ, पहली चीज क्या देखनी है हमेशा अपने को? मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट? बिकॉज मॉलिक्यूलर मास, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और अगर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल रेंज में आता है तो फिर हमको देखनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? सो नाउ तो CO N2 28 28, अब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बराबर है? तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू सी फर्स्ट, द फर्स्ट थिंग दैट ऑलवेज यू हैव टू सी फॉर द बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट? वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल रेंज में है, इफ कंपेरेबल रेंज, देन H बॉन्डिंग. आफ्टर दैट, अब इसमें तो हम लोग डाइपोल डाइपोल ले ही रहे, लेकिन इसके बाद अगर ये भी सेम आया तो फिर पोलैरिटी, जितनी पोलैरिटी ज्यादा, मतलब अगर पोलर होगा तो नॉन पोलर से ज्यादा हो जाएगा. आफ्टर दैट सरफेस एरिया, अगर दोनों के दोनों नॉन पोलर होंगे तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. ओके, सो देखो अभी ये फैक्टर्स में जाना है बेटा प्रायोरिटी में तुमको, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगी. तो देखो CO, ये पोलर मॉलिक्यूल है, दिस पोलर मॉलिक्यूल, करेक्ट? CO, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तुम्हारा, इसमें ओवरऑल पोलैरिटी है, क्लियर? सो इट इज पोलर. N2 नॉन पोलर. तो देखो मास दोनों का सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में नहीं है, पोलैरिटी, पोलर कौन है? CO, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO इज ग्रेटर देन N2. दो बोथ आर गैसेस, दोनों के दोनों गैसेस, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? CO का N2 से ज्यादा हो जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट, if you are discuss about ICL and Br2, ठीक है? तो ICL 127 35.5 कितना आ जाएगा बेटा? इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 162.5, क्लियर? ओके, Br2 इट इज 160, तो इसका मास ज्यादा है, बट दैट इज नॉट अ रीजन बेसिकली, बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस दोनों में सेम ही रहेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस दोनों में सेम ही रह जाएंगे, बराबर है कि नहीं? तो वैन डर वाल्स फोर्सेस दोनों में सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में नहीं है, बट ICL इज व्हाट? ICL इज पोलर, इट इज नॉन पोलर. सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ICL इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Br2, क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ICL इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Br2. हाउ डू वी कंपेयर? आर यू गेटिंग दिस? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर जगह पे यूज होगा. नेक्स्ट, if you have to discuss the next thing, it will be like we are going to talk about what? मान लो NMe thrice and NF thrice, NF3 and NMe thrice. अब देखो NMe thrice and CH3 ये लोन पेयर, NF3 NF F लोन पेयर.
अब देखो इसकी अगर नेट डायपोल मोमेंट मास अगर देखते हो तो मास देखो 12 3 15 45 प्लस दिस इज 14 59 मास हो जाएगा इसका। और इसका मास देखते हो तो 57 एंड 14 19 3 57 प्लस 14 इट इज 73। तो मास ठीक है, कंपेरेबल रेंज में, बहुत ज्यादा नहीं है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस तो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में नहीं है। अगर तुम पोलैरिटी की बात करते हो, पोलैरिटी देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है और ये भी इधर है। सो नेट डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसकी जो नेट डायपोल मोमेंट है ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। तो यहां पे डायपोल मोमेंट क्या हो रही है, डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस। सो दिस इज लेस पोलर, दिस इज मोर पोलर, more polar. So NCS3 thrice greater than NF3। और अभी हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं बेटा ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स नहीं है। अदरवाइज मैं तुमको बताऊंगा कि हमको अगर बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना है तो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब वो जो 4 फैक्टर लिए थे मैंने उसके ऊपर क्या फैक्टर आएंगे। तो सबसे पहले तो सॉलिड आएंगे ना बेटा, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट तो उनसे भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। सो हम लोग ओवरऑल देखेंगे, मैं उसका भी एग्जांपल लूंगा। लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं हम लोग, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर आइदर लिक्विड और गैसेस, उनका कंपैरिजन देख रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस नेक्स्ट NM3 NF3, अगर मुझे कंपेयर करने के लिए आया H2 एंड He, तो देखो H2 मतलब H2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूलर मास 2, He का मास 4, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ये नॉन पोलर दोनों के दो नॉन पोलर, लेकिन H2 में देखो क्या हो रहा है, दो H2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक ही He एटम है। तो यहाँ पे जो सरफेस है ये इतना सरफेस है देखो, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रही है वो ज्यादा सरफेस से इंटरेक्शन होगी कंपेयर टू दिस द इंटरेक्टिंग एरिया फॉर H2 मॉलिक्यूल इज मोर, सरफेस एरिया इज लेस, करेक्ट। सो H2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो He से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो मैं प्रायोरिटी फैक्टर में जा रहा हूं बेटा, मास कंपेरेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दोनों के दोनों नॉन पोलर। सो नाउ विल मूव ऑन टू द सरफेस एरिया, क्लियर। सेम थिंग वी गो फॉर नेक्स्ट। मुझे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाते हैं, जैसे एक ही कंपाउंड के आइसोमर दे, मान लो तुमको तुम्हारे पास अल्केन दिया हुआ है, अल्केन, नेक्स्ट अगर मुझे कंपेयर करना है इनको, पेंटेन, आइसोपेंटेन, एंड नियोपेंटेन, ठीक है, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। पेंटेन मतलब सी मतलब यहां पे CH3 है फॉर श्योर, मैं लिखता नहीं हूं, कोई जरूरत नहीं होती लिखने की, चलो अभी लिख दिया। This pentane, isopentane is this one, isopentane, and neopentane is this। अब देखो क्या होगा, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अगर बात करता हूं मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला सेम है, C5H12, तो कितना हो जाएगा 72, मॉलिक्यूलर मास सेम है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो एच बॉन्डिंग, नॉन पोलर, क्लियर, सबके सब क्या है, नॉन पोलर। नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट सरफेस एरिया। सी इसके लिए सरफेस एरिया ये कंप्लीट अवेलेबल है, इतना सरफेस एरिया अवेलेबल है बेटा, यहां पे ये इतना सरफेस एरिया अवेलेबल है तुम्हारा। इसकी वजह से ये ब्रांचिंग आ गई, ये ब्रांचिंग आने की वजह से ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो बेटा यहां पे ये हर डायरेक्शन से कर सकता है,
इंटरेक्शन, यहां पे ब्रांचिंग आ गई, यहां पे सरफेस एरिया कम हो गया, तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, यहाँ पे और ब्रांचिंग आ गई, एक ब्रांच एक ब्रांच, यहाँ पे एक ही ब्रांच थी, तो जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सो यहाँ पे सरफेस एरिया हाई, मॉडरेट एंड लेस, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। समझ में आ रही है बेटा बात, कैसे हमको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ओके। सो इन ऑर्डर में जाओ। अब देखो ओवरऑल कैसे हमको देखा जाता है, ओवरऑल जैसे ये पे आगे आ गया क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूं कैसे। अगर मुझे ऐसा कंपाउंड दे दिया CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है, फिर CH3 CH2 OH, ठीक है, फिर CH3 CH2 OH, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक है, और एक ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये मेरे पास 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, अब इनको अगर मुझे कंपेयर करना है तो देखो इसका मास कितना है, इसका मास हो जाएगा C3H8, मतलब कितना हो जाएगा 36 + 8 44, इसका मास है 44, इसका मास है 46, इसका मास कितना हो जाएगा C3H6O, C3H6O मतलब कितना हो जाएगा 36 42 एंड 16 58 मास हो जाएगा 58, करेक्ट। देन टॉकिंग अबाउट दिस वन, व्हाट इज द मास C3H6 36 42, तो ये मास है बेटा। अब देखो सबसे ज्यादा मास तो इसका है, लेकिन देखो अब मास के हिसाब से, मास मतलब ऑलमोस्ट कंपेरेबल है सबके, बहुत ज्यादा किसी का नहीं है। सो अगर कंपेरेबल है मासेस तो क्या हो जाएगा, अब चेक करो किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही क्या, हाँ भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। सपोज इनको नंबर देता हूं A B C D, इनको नंबर देते, तो आप देखो कंपेयर करना है मुझे बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या करूंगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है OH है, H O से लगा हुआ, तो B का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा बेटा, क्लियर है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या से थर्ड फैक्टर क्या था हमारा, पोलैरिटी। पोलैरिटी देखो ये नॉन पोलर है इसमें हल्की सी पोलैरिटी है, वजह sp2 है, ये खींचेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये बहुत ज्यादा खींचेगा, मतलब C इज मोर पोलर, एंड इन A and B which is more polar D, A and D which is more polar D, A, so that will be your answer, that is the answer, that is the answer to your question, okay। so बेटा ये हो जाएगी तुम्हारी कहानी बॉइलिंग पॉइंट की। कंपेयर करना समझ में आ गया, इन सब कोवेलेंट, अब इनमें कोई कोवेलेंट सॉलिड नहीं था, अगर कोवेलेंट सॉलिड आ गया तो कैसे कंपेयर करेंगे, वो देखो कोवेलेंट सॉलिड या आयनिक कंपाउंड आया तो हाउ डू वी कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, उसका भी बता देता हूं मैं। सो सी, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो क्या होगा, जैसे मेरे पास एक SiO2 दिया है, देन दिया है इट इज लाइक SiO2 NaCl, आफ्टर दैट वाटर, देन CH4, एंड देन इट इज गिवन लाइक सपोज सोडियम, ऐसा दिया है, सोडियम में आयरन ले लेते, चलो आयरन ले लेते, ऐसा दिया है। तो देखो अभी मैंने बताया था जब बेटा हम लोगों ने कोवेलेंट, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हम लोगों ने हार्डनेस की जब बात करी थी तो क्या था सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका था, कोवेलेंट सॉलिड, देन मेटालिक, देन आयनिक, देन मॉलिक्यूलर। और अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस में, वो क्या पढ़े हम लोगों ने, मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़े, क्या पढ़े,
मॉलिक्यूलर सॉलिड, जितने भी ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, अगर इनको सॉलिड में कंपेयर करें तो ये सब मॉलिक्यूल्स है जो पास पास में आके सॉलिड बन रहे हैं। अब इसमें अगर मुझे कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी है ना, तो देखो सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, कोवलेंट सॉलिड। इनमें से कोई कोवलेंट सॉलिड है क्या, हाँ भाई है, SiO2 इज अ कोवलेंट सॉलिड, तो SiO2 का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद Fe हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड, इसके बाद NaCl हो जाएगा। अब अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, सपोज यहां पे मैं कर दूं और एक मॉलिक्यूल बना दूं, जैसे कि हम लोगों ने बना दिया यहां पे H2O बना दिया, CH4 एक कर लेते हैं हम लोग CH3Cl और एक H2, इन सबको कंपेयर करना है तो देखो NaCl। अब मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ रहा हूं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में इसका मास 18, इसका मास 16, इसका मास 35 एंड 17 15, 75 एंड 15 कितना 35 एंड 15 इज लाइक 50.5 बराबर है। H2 2 ग्राम। तो इनमें अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हो, मॉलिक्यूलर है ना, तो मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कंपेरेबल मास। अब कंपेरेबल मास है तो इसमें क्या आ रही है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, वाटर सबसे ज्यादा। अब इनमें किसका मास ज्यादा है, इसका ज्यादा है, प्लस कंपेरेबल अगर बोलूं तो इसमें पोलर आ गया, Cl कैसे पोलर हो गया मॉलिक्यूल, मतलब CH3Cl आ जाएगा। फिर इसमें और इसमें मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस, दोनों नॉन पोलर, सरफेस एरिया किसमें ज्यादा होगा, CH4 में सरफेस एरिया ज्यादा होगा बेटा, ऐसा है तुम्हारा मॉलिक्यूल, इट इज लार्जर सरफेस एरिया कंपेयर टू H2, मतलब CH4 ग्रेटर देन H2, सो इट इज ओवरऑल ऑर्डर। समझ में आया। तो कोई भी मॉलिक्यूल हमको दिया है तो हाउ डू वी कंपेयर, पहले उनके सॉलिड चेक करो, उनमें से कोई सॉलिड है कि नहीं वो देखो। और जो अभी तक हम लोग फैक्ट पढ़ रहे थे ना, जो भी लगा रहे थे प्रायोरिटी ऑर्डर, दैट इज फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट इज फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना कि मॉलिक्यूलर मास, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन पोलैरिटी, देन सरफेस एरिया, दैट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, that is applicable for molecular solids, right? That is for molecules, covalent molecules, okay? So now we'll move on to the next. Clear है बेटा, I hope समझ में आ गया होगा, any doubt you can clarify. Now next, suppose if I would talk about CH4CF4, ठीक है, टिपिकल एग्जांपल है बेटा जो अभी हम लोग करने वाले हैं। CH4CF4, तो मास की बात करेंगे तो दिस 16, ये काफी ज्यादा है, बराबर है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इजी अगर करना है तो इजी में ये डायरेक्टली ये कर सकते हो, N2 और H2O किसका होगा, H2O, नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O भी कितना होता है 18, CH4 16 किसका होगा, H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट है तो तुम लोगों को अभी इजीली आ जाएगा, ठीक है, बड़ी बात नहीं हो। इसकी बात करते हैं तो दिस इज 19 into 4 कितना हो जाएगा 76, 76 plus 12 इट इज 88। मास इसका काफी ज्यादा है, दोनों नॉन पोलर है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर। तो CF4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। C2H6 इसका ज्यादा होगा। C3H8 C3F8 इसका ज्यादा होगा, एंड गोज ऑन। बट जैसे ही तुम लोग CA5H12 में आते हो, C5H12 एंड C5F12, अब इसके ऑनवर्ड्स मतलब C6H14
C6F14 and onwards for higher member. For higher member the order changes. Why? Order changes मतलब मॉलिक्यूलर मास इसका कमी है अभी भी इनसे और काफी कम हो रहा है, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन जानना जरूरी है। तो होता क्या है, देखो अगर मैं C5H12 की बात करूं तो ये ओवरऑल नॉन पोलर, ये भी ओवरऑल नॉन पोलर, ठीक है, ओवरऑल नॉन पोलर मान लेते हैं हम लोग। तो होता क्या है, जब C5F12 की बात करता हूं तो ये C5F12 है, देखो C5F12। तो ये जो है ना, ये सरफेस के ऊपर जो फ्लोरीन आ गया, अब फ्लोरीन के ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल माइनस आएगा, बराबर है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, है तो नॉन पोलर। लेकिन जैसे ही नंबर्स बढ़ गए वैसे इस पेरिफेरल मतलब सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। और ऐसे जब दो मॉलिक्यूल्स जिनका एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा होगा, अगर ये पास में आ रहे हैं, देखो ये अट्रैक्ट करते हैं, हमको पता है ये डायपोल इंड्यूस मतलब इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल होता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये डायपोल होती है। लेकिन वो क्या होता है, डायपोल जो होती है एक दूसरे को प्रोड्यूस करती है और अट्रैक्ट करने का काम करती है। अब रादर देन अट्रैक्शन, ये जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है ये एक दूसरे के लिए इंड्यूस करने की जगह ये कंप्लीटली क्या कर देगी, ये रिपेल करना चालू कर देंगे। क्या करेंगे, रिपेल, और रिपेल करेंगे तो दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो इंटरेक्शन कम हो जाएगी, और इंटरेक्शन कम हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा बात। तो C5H12 एंड उसके ऑनवर्ड्स सेम फंडा तुम्हारा लगता है इस कंपाउंड में, कौन से, सेम फंडा, यही जो चीज लगने वाली है कहां पे लगने वाली है, CCl4 एंड SiCl4, CCl4 एंड SiCl4, सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू CCl4 एंड SiCl4। CCl4 SiCl4, CCl4 मास की अगर बात करते हो तो देखो ये 35.5 into 4 सेम है दोनों में। सिलिकॉन का मास 28, कार्बन का मास 12, ठीक है। तो इसमें मास ज्यादा है SiCl4 में, लेकिन मास ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या हो रहा है, सिलिकॉन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी सिलिकॉन से ज्यादा है, बराबर है। तो सिलिकॉन में ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉनिटी आती है तुम्हारी 1.5 1.8 और क्लोरीन ऑलमोस्ट 3 और कार्बन होता है 2.5। तो ये जो डिफरेंस है काफी ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से इस सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसका मॉलिक्यूल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जब देखा जाएगा तो किसका ज्यादा होता है, CCl4 ग्रेटर देन SiCl4। दैट इज व्हाट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ओके बेटा, क्लियर। तो ये हो गया हमारे एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज व्हाट, इट इज अ वेरिएशन और डिपेंडेंसी, है ना, किसकी, इंटरेक्शन एनर्जी, जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसका रेडियस के साथ, कि भाई जो हमारे फोर्सेस है वो रेडियस के साथ कैसे वेरी करते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है। तो बेटा उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि रेडियस के साथ कैसे वेरी करता है। जैसे कि हम लोग F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते हैं, कैसे, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रिटन एज व्हाट, K Q1 Q2 by R²। तो वहां पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एनर्जी होती है दैट इज अ फंक्शन ऑफ -1/r, वो -1/r के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे माइनस से तो काम नहीं है, मुझे रिलेशन चाहिए कि भाई r के साथ कैसे वेरी होता है। ओके, सो विल सी इट हाउ डज इट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू द r। क्लियर, कैसे वेरी होना चाहिए। ओके, अब अगर बिफोर दैट
अगर हम लोगों को कंपेयर करना है तो तुम लोग सोचो, जो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं इनके बारे में कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या हो सकता है और क्या फंडा इसमें यूज होगा। सपोज मैंने दे दिया H3BO3 एंड BOMe थ्राइस, फिर H2SO4 एंड Me2, Me मतलब मिथाइल, Me2SO4, देन H3PO4 एंड H3PO4, या इसके साथ कंपेयर करने के लिए H3PO4, H3PO3, H3PO2, इनको कंपेयर कर सकते हो। सो व्हाट वी कैन थिंक, देखो H3PO3 तो यहाँ पे H निकाल के OMe लगा दिया, OH निकाल के Me लगा दिया, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कम कर रहा हो तो मेरे जो फोर्सेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक, मतलब इन दोनों में क्या आ जाएगा तुम्हारा ऑर्डर H3BO3, क्योंकि H3BO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ऐसे देख लिया था हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, OH OH OH, काफी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ये, और BOMe में H की जगह कोर आ गया, A में आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। देन करेक्ट, इनमें अगर बात करते हो तो इधर 3 OH, इधर 2 OH और इधर एक ही OH, H3PO4, H3PO3 and H3PO2। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बेटा, बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ एनर्जी, फंक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, फंक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन और एनर्जी, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन और इंटरमोलिकुलर एनर्जी विथ रेडियस, फंक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर एनर्जी विथ रेडियस। तो बड़ा इजी है बेटा, और क्वेश्चन आता है 100% क्वेश्चन आता है मेंस में, तो मतलब यू कैन से इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे इसी बार आ गया है, ठीक है, इसी साल आया 2020 मेंस में ही आया हुआ है इसके ऊपर सवाल, फिर 2 साल पहले भी इसके ऊपर सवाल आया था कि भाई हाँ ये फोर्स है, ये रेडियस के साथ कैसे वेरी करने चाहिए। तो देखो मैं तुमको बड़े इजी तरीके से समझ में बता देता हूं कि यहां पे लिख देना फंक्शन वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, वेरिएशन विथ आर कैसे होगा, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं टाइप ऑफ फोर्सेस। अब सबसे स्ट्रांग क्या होता है वो देखना, हम लोगों ने पढ़ा है डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल दोनों परमानेंट है, डायपोल इंड्यूस डायपोल, ओके, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। अब देखो इसमें परमानेंट 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 टेम्पररी, क्लियर, टेम्पररी टेम्पररी टेम्पररी, क्लियर है, यहां पे दोनों के दोनों परमानेंट है। अच्छा चार्जेस की बात करते हो तो यहां पे पार्शियल चार्ज पार्शियल चार्ज, पार्शियल पार्शियल मतलब कंप्लीट आ रहा है क्या, आयनिक नहीं है तो पार्शियल पार्शियल, यहां पे भी पार्शियल, सब जगह पे पार्शियल चार्जेस, बराबर है। अब इसके और मुझे 2-3 फोर्सेस ऐड करने, तो मैं कैसे ऐड करूंगा, देखो सबसे ऊपर में क्या रहेगा, परमानेंट और कंप्लीट, परमानेंट और कंप्लीट मतलब आयन आयन, बराबर है, आयन आयन, बेटा आयन आयन सबसे ऊपर आ जाएगा क्योंकि आयन कंप्लीट है, कंप्लीट चार्ज, और ये भी कंप्लीट चार्ज, और ये भी परमानेंट, ये भी परमानेंट। ये मतलब ही क्या होता है तुम्हारा आयनिक बॉन्ड, ये मतलब ही क्या होता है आयनिक बॉन्ड, दो बॉन्ड मतलब दो, एक A प्लस और एक B माइनस, इनके बीच की जो इंटरेक्शन होगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट इज एक्चुअली आयनिक बॉन्ड, दीज आर इंटरेक्शंस, राइट। सो ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया बिकॉज दोनों कंप्लीट चार्जेस और ये परमानेंट, और ये भी परमानेंट,
अब इसके बाद परमानेंट तो चाहिए मुझे, और कंप्लीट की जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल, मतलब एक आयन आएगा और एक डायपोल। अब ये भी परमानेंट, ये भी परमानेंट, लेकिन ये कंप्लीट चार्ज, ये पार्शियल चार्ज। तो कंप्लीट पार्शियल इज मोर देन पार्शियल पार्शियल, करेक्ट है। सो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, कंप्लीट कंप्लीट परमानेंट परमानेंट, देन कंप्लीट पार्शियल परमानेंट परमानेंट, देन पार्शियल पार्शियल परमानेंट परमानेंट। तो अभी तक सब परमानेंट परमानेंट है। अब आ जाएगा परमानेंट टेम्पररी, और परमानेंट टेम्पररी में हमारे पास परमानेंट टेम्पररी में एक पार्शियल है और ये भी पार्शियल है। हमारे पास हम लोगों ने वो केस नहीं ली, कंप्लीट और पार्शियल, मतलब कौन सी केस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन तो परमानेंट है और ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्या हो जाएगा, टेम्पररी। ये कंप्लीट और ये पार्शियल, ठीक है। मतलब तो ये हो गया बेटा हमारा स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बराबर है। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, आयन आयन, देन आयन डाइपोल। इसी सीक्वेंस में देखो कंसेप्ट है बेटा, स्ट्रेंथ का कंसेप्ट है परमानेंट 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 परमानेंट, ये सब परमानेंट है, इसमें कोई भी टेम्पररी नहीं है। कंप्लीट 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 पार्शियल पार्शियल पार्शियल, ये हो गए तीन। उसके बाद परमानेंट टेम्पररी, परमानेंट टेम्पररी, परमानेंट टेम्पररी, कंप्लीट पार्शियल, फिर टेम्पररी, परमानेंट टेम्पररी, क्लियर, देन परमानेंट, देन कंप्लीट टेम्पररी था ये, कंप्लीट पार्शियल, देन पार्शियल पार्शियल, मतलब डायपोल इंड्यूस डायपोल, एंड देन लास्ट इज एलडीएफ, टेम्पररी टेम्पररी, ठीक है। तो आप देखो ये जो होता है ये फंक्शन होता है 1/r का, ठीक है। ये जो फंक्शन होता है ये 1/r² का, ये जो फंक्शन होता है 1/r³ का, ये जो फंक्शन होता है 1/r⁴ का, ये होता है 1/r⁶, और लास्ट वाला भी होता है 1/r⁶। दीज आर द एनर्जीज। और जो तुम्हारा फोर्स होता है किसी के लिए भी फोर्स, दैट इज d बाय पोटेंशियल एनर्जी अपॉन dr। मतलब जैसे कि ये देखो ये होता है -1/r। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू कैसे आती है, देखो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो फंक्शन होती है -1/r का, -1/r। अगर तुम्हें -1/r को डिफरेंशिएट करते हो, है ना, डिफरेंशिएट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये -r⁻1 डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, -r⁻2। तो ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 1/r²। सो इसलिए तुम्हारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। समझ में आई बात। सो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है वो करने में यूज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फोर्स इज व्हाट, इट इज d by dp ऑफ dr, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू r, dp by dr, dpe by dr, that is f, clear, magnitude wise, okay। so this is what your function। अब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे आएगा, सवाल है हमारे लिए, सवाल है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे आना चाहिए। तो मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल, जैसे वाटर का जो पूछा है। तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड आयन डायपोल भी होता है बेटा, आयन डायपोल, लेकिन हम लोग जनरलाइज अगर मॉलिक्यूल्स के लिए बात करते तो इट इज डायपोल डायपोल। सो डायपोल डायपोल मतलब हम लोग क्या ले लेंगे 1/r⁴। ये क्वेश्चन आ चुका है फिर से कि 1 by which of the following force varies inverse cube of रेडियस, ठीक है, कौन सा फोर्स जो है वो इनवर्स क्यूब ऑफ रेडियस के साथ वेरी करता है। और ऑप्शन में था हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, डायपोल डायपोल नहीं दिया था। सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल, so it is a function of 1/r³। it is a function of 1/r³। चलो एक क्वेश्चन है हमारे लिए,
which of the following forces cumulatively explain the following forces cumulatively explain interaction in polar molecule. इंटरैक्शन इन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स क्यूमुलेटिव इंटरैक्शन बताता है? फर्स्ट डायपोल डायपोल, सेकेंड एलडीएफ, थर्ड बोथ, एंड फोर्थ नन ऑफ दिस. सो व्हाट हैज टू बी द आंसर? एक पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, पोलर है तो डायपोल डायपोल तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या बोला है? क्यूमुलेटिवली. क्यूमुलेटिव मतलब, और मैंने क्या बताया था, जो एलडीएफ होते हैं वो हर मॉलिक्यूल में लगते हैं, सॉलिड रहे लिक्विड, कोई भी फेज रहे, सॉलिड लिक्विड गैस या फिर कोई भी मॉलिक्यूल रहे, आयनिक कंपाउंड रहे, कोई भी पोलर नॉन पोलर कोई भी रहे, इट्स जस्ट दैट नॉन पोलर में उनकी डोमिनेंस ज्यादा होती है, तो पोलर मॉलिक्यूल में भी एलडीएफ तो लगना ही लगना है. सो क्यूमुलेटिवली क्या जाएगा तुम्हारा आंसर? आंसर इज 3. आंसर इज 3 टू योर क्वेश्चन. करेक्ट है? समझ में आ गई बेटा बात? सो हियर वी आर कंक्लूडिंग आवर व्हाट? क्यूमुलेटिव वीक फोर्सेस. अब इसमें दो तरह के फोर्सेस हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े. कौन से? देखो, आयन आयन मतलब आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हम लोग, डायपोल डायपोल हो गया है, डायपोल इंड्यूस डायपोल हो गया, एलडीएफ हो गया. अब मैं बता देता हूं तुमको आयन डायपोल. आयन डायपोल मतलब क्या है? सॉल्वेशन, हाइड्रेशन, जो हम लोग पीरियोडिक में पढ़ चुके हैं, और अभी बचा गया है हमारा एक आयन इंड्यूस डायपोल. तो इनको मैं बता देता हूं कैसे होता है शॉर्ट में. ठीक है? सी क्या आना चाहिए? अगर मैं बात करता हूं आयन डायपोल की, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं सॉल्वेशन. सॉल्वेशन में यही पढ़ा था हम लोगों ने. ये एक आयन होगा, कोई भी आयन ले लो, सपोज प्लस है ना, कटायन है, ये न्यूक्लियस, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, कटायन नहीं है, बराबर है. अब ये कटायन जो है, कटायन ही लिख देता हूं ना, कटायन ए प्लस, और एक डायपोल है, डायपोल है बीसी, बी प्लस सी माइनस. तो जब ये आएगा तो ये डायपोल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी ऐसे. करेक्ट? डायपोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, डायपोल ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगी. क्लियर है? ओके, सो दिस इज व्हाट योर आयन डायपोल इंटरेक्शन, और ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके बेटा पीरियोडिक में. ठीक है? सॉल्वेशन हम लोगों ने पूरा, हाइड्रेशन इसी के थ्रू पढ़ा है. क्लियर? नेक्स्ट, तो अब जो नेक्स्ट होता है तुम्हारा क्या होता है? आयन इंड्यूस्ड डायपोल. तो जैसे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल था, वैसे आयन इंड्यूस्ड डायपोल हो जाएगा भाई. उसमें डिफरेंस क्या है? हम लोग देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है. आयन इंड्यूस्ड डायपोल की, आयन इंड्यूस्ड डायपोल की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करनी चाहिए? तो देखो, आयन, ये मेरे पास आयन, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इंड्यूस्ड डायपोल मतलब एक कंप्लीट आयन, और ये क्या होना चाहिए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर. अब नॉन पोलर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है. करेक्ट है? ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है. तो ये जो सपोज एक कटायन है, कटायन है, तो कटायन है, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचेगा, तो ये पोलराइज करेगा इसको. तो पोलराइज करेगा मतलब ये जो है, ये इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा. तो ये क्या बन गई तुम्हारी? डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल. इट पोलराइज, ये पोलराइज करेगा, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, कटायन होगा तो ये बन गई तुम्हारी आयन इंड्यूस्ड डायपोल. तो बेटा इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. द strength depends on polarizability of non-polar molecule.
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पोलरिटी में, तो जितना तुम्हारा नॉन पोलर का साइज ज्यादा, नॉन पोलर साइज इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्लियर? सो दैट इज व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, सो वी आर डन विथ वीक फोर्सेस। यहां पे वीक फोर्सेस हमारा खत्म हो रहा है। क्लियर? चलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन देखता हूं बेटा, क्वेश्चन बता दो तुमको, इससे रिलेटेड नहीं है, हमारे वीबीटी या वीएससी पेयर से रिलेटेड है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ना, ऐसे तुम लोग मतलब आया होगा एक क्वेश्चन वगैरह में, किसी का डाउट हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड SF4, ये मॉलिक्यूल है, तो उसमें पूछा जाएगा भाई ये पाई बॉन्ड कौन से प्लेन में है, कितने एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, कौन कौन एक प्लेन में है। ठीक है, तो समझो ये मॉलिक्यूल को, सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है बेटा, देखो 1 2 3 4 5, सल्फर इज sp3d, ये sp3d हाइब्रिडाइज है, करेक्ट है। तो देखो sp3d मतलब 1 2 3, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा कहां पे जाएगा, एक्सियल पे जाएगा। क्लियर? अब मेरे पास दो बच्चे हैं और यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, अब ये CH2 है, CH2 और ये sp2 है, sp2 मतलब एक पाई बॉन्ड हो गया। अब देखो अगर ये मॉलिक्यूल हो गया, अब ये कार्बन डाल दिया मैंने, अब इस CH2 को कैसा तरीका हो सकता है, एक तो ये कार्बन आ गया, इसके जो हाइड्रोजन है वो तो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, या तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गए। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गए, इसके हॉरिजॉन्टल मतलब एक हमारी तरफ आ रहा है, जैसे अगर मैं ऐसे बना देता हूं, ये मेरी तरफ आ रहा है, ये मेरे से दूर जा रहा है, ऐसे बना दिया। अगर मैंने ऐसे बना दिया मतलब उसको इन प्लेन बना दिया, उसको इन प्लेन बना दिया, उन हाइड्रोजन को अगर प्लेन में डाल दिया, मतलब ये हमारी तरफ है ना, सॉरी हमारी तरफ और हमसे दूर कर दिया, आउट ऑफ द प्लेन डाल दिया, तो इसका जो अगर ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये कार्बन है सल्फर, इसके हाइड्रोजन अगर ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे, sp2 है, तो पाई बॉन्ड ऐसे होगा, मतलब पाई बॉन्ड बेटा ऐसे हो जाएगा इसका, और इसकी तो डी यूज हो रही है, तो डी मतलब ये ऐसा हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो नाउ दिस पाई बॉन्ड इज व्हाट, इट इज इंटरेक्टिंग विद दिस फ्लोरीन, सो इट इज रिपेल, इट विल रिपेल, बराबर है, ये डायरेक्टली 0 डिग्री पे आ रहा है, तो ये रिपेल करेगा इसको, तो अगर वहां पे रिपेल करेगा, तो रिपेल करने से मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम बढ़ जाएगी, और मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ये कहा जाएंगे, ये जाएंगे प्लेन में, ये जाएंगे प्लेन में, और ये जो पाई बॉन्ड है ये जाएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, इसमें कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल, इसमें मतलब ऐसे ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं, ये डी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये कहां पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, मतलब सल्फर कार्बन, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और ये क्या हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर के फ्लोरीन तो इधर इधर जा रहे हैं, इनसे तो कोई इंटरेक्शन हो नहीं रही, ये तो ऐसे दूर जा रहा है पाई बॉन्ड, बराबर है कि नहीं। तो देखो अगर इस मॉलिक्यूल की बात करते हो तो कितने लोग प्लेन में आ रहे हैं, ये सल्फर है, ये सल्फर, फ्लोरीन फ्लोरीन, बराबर है, फिर ये फ्लोरीन ये आउट ऑफ द प्लेन आ गए, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब ये वाला फ्लोरीन, ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब क्या हो गया बेटा प्लेन में। सो मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, मैक्सिमम 6 atoms lie in a plane, lie in a plane, lie in a plane। डबल बॉन्ड जो है तुम्हारा पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड वो कहां पे जा रहा है, कौन से प्लेन में जा रहा है, एक्सियल या इक्वेटोरियल, डबल बॉन्ड लाइज इन, डबल बॉन्ड लाइज इन इक्वेटोरियल पोजीशन। नेचर ऑफ डबल बॉन्ड फॉर्म, नेचर ऑफ डबल बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, कार्बन की तो 2p होगी, सल्फर की 3d, 2p पाई 3d पाई बॉन्ड, 2p पाई 3d पाई, तो 2p पाई 3d पाई बन जाएगा तुम्हारा। क्लियर है कि नहीं। सो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट दिस मॉलिक्यूल CH2SF4। क्लियर, नाउ यू कैन थिंक यार, ये तुम लोग मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हो, तुम लोग हर चीज के बारे में सोच सकते हो, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट फॉर यू।
to draw and conclude various things about this molecule. Okay, so this is all about CS2SF4. Now we'll see the next topic, that is odd electron species. Okay, odd electron species के बारे में बात करेंगे बेटा. We'll talk about odd electron species. जो अब तक हम लोगों ने बात नहीं करी है, ना तो हम लोगों ने उनके हाइब्रिडेशन के बारे में बात करी है, ना तो उनके हाइब्रिडेशन, उनके किसके बारे में, शेप है ना, उसके बारे में बात नहीं करी है. वी नेवर टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, कि हाँ भाई उनका शेप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनका बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए, बराबर है. सो देखो कैसे करते हैं हम लोग इसको, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस थिंग्स एंड हाउ डू वी गेट आइडिया अबाउट दोस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सो व्हाट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बेटा, है ना. अभी तक हम लोगों ने काफी एनकाउंटर किया होगा इन सब मॉलिक्यूल के साथ. कौन से जैसे आए होंगे हमको पढ़ते टाइम, NO आया होगा, NO2 आया होगा, ClO3 आया होगा, बराबर है. ऑल दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ये हम लोगों ने ड्रॉबैक लिखा भी था लिविस थ्योरी में, दे आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एक्सेट्रा. तो चलो मैं और एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ये हमारे तो फेवरेट होता है CS3 CF3 है ना. So odd electron molecules, odd electron species are called as radical, are called as radicals, called as radical. अब odd electron है मतलब they must have unpaired electron, must have unpaired electron, unpaired electron होगा ही होगा. So they are paramagnetic in nature. कैसे होंगे, paramagnetic in nature. पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे. अब होता क्या है, चलो हम लोग कंसीडर करते एक मॉलिक्यूल लेते हैं. विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ CH3 फ्री रेडिकल, है ना. CH3 फ्री रेडिकल की बात करता हूं बेटा, CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है. तो CH3 फ्री रेडिकल की अगर बात करूं मैं, व्हाट आई अज्यूम, मैं बात करूंगा CH3, चलो मान लेते, हम लोग पहले करते फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं. और एक टेक्निक होती है ESR, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस. एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू तुम्हारा रेडिकल्स का शेप निकाला जाता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस के हिसाब से रेडिकल्स का शेप हाइब्रिडेशन निकाला जाता है. तो व्हाट आई अज्यूम, मैं अज्यूम करता हूं कि चलो CH3 बनाना है मुझे, तो CH और एक ऑड इलेक्ट्रॉन ये मुझे बनाना है. तो मैं सोचता हूं चलो भाई मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं, है ना. कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पता है हमको, 2s1 2p3, है ना. 2s1 2p3 दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन. अब मैं क्या अज्यूम करता हूं, चलो मान लेता हूं कि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है. क्या है sp2, 1 2 3. अब मुझे पता है अगर लोन पेयर रहती थी तो लोन पेयर 100% हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होती है. लोन पेयर ऑलवेज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन, उसमें कोई शक नहीं है. हम लोगों को ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है. ऑड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन, यस और नो, वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में हमको जानना जरूरी है. तो मैं असम्पशन लेता हूं कि भाई मान लो मुझे CH3 बनाना है, CH3 रेडिकल बनाना है, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन में मान लेता हूं sp2 है. क्या है, sp2 है. मतलब 3 बॉन्ड बनाने, मैंने मान लिया sp2 है, मतलब इसने तीनों को मिक्स कर लिया और 3 sp2 बना दी, बनाए 3 sp2. और एक क्या बच गई इसके पास, p ऑर्बिटल बच गई जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा. और ये 3 जो sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp2 है, और ये क्या है तुम्हारी p ऑर्बिटल है. फिर इस sp2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, बराबर है. और एक किसमें जाएगा, p. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अगर ऐसा मानता हूं तो ये sp2 और ये sp2, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है. और यहां पे कौन आएगी, p ऑर्बिटल. तो इसका शेप कैसा होना चाहिए, और ये इधर नहीं, इधर मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी है और इधर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, बिकॉज p का जो होता है 50-50 होता है. देयर आर 2 लोब्स, मतलब इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, करेक्ट है. सो द थिंग इज दैट
अगर मैंने मान लिया तो यहाँ पे तुम्हारा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, तो तुम्हारा शेप कैसा आना चाहिए इस मॉलिक्यूल का, ये पी में है, मतलब ये ऊपर से जितना डिस्टॉर्ट करेगा नीचे से भी उतना ही डिस्टॉर्ट करेगा, सो नेट डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज इधर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी है, तो नेट डिस्टॉर्शन तो कैंसिल हो जाएगा शेप का। तो व्हाट इज द शेप दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस रेडिकल, इट इज अ प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर आना चाहिए मेरे पास, ट्राइगोनल प्लेनर आना चाहिए। अगर मैं लेता हूं ये sp2 है और ये प्योर पी ऑर्बिटल में, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री होना चाहिए, मॉलिक्यूल परफेक्टली प्लेनर होना चाहिए। और जब मैं इसको इस टेक्निक से चेक करता हूं तो मुझे 100% पता चलता है कि भाई ये ट्राइगोनल प्लेनर है और हर एंगल 120 है और मॉलिक्यूल परफेक्टली प्लेनर होता है, परफेक्ट, देयर इज नो डिस्टॉर्शन एट ऑल। मतलब जो एजम्पशन मैंने लिया था वो क्या है, सही है, इट इज करेक्ट। मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में चला गया, प्योर पी ऑर्बिटल में चला गया। कौन से ऑर्बिटल में चला गया, प्योर पी ऑर्बिटल में। तो ऐसा क्यों, वो हम लोगों को देखना भी है, ऐसा क्यों। अब मैंने पहले CH3 रेडिकल चेक किया बेटा, तो मुझे पता चला कि भाई हाँ ये प्लेनर है, और ये मॉलिक्यूल मुझे पता चलता है नॉन पोलर है, नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर कैसे, जैसे कि हम लोगों ने बेंड्स रूल में पढ़ा था या डायपोल मोमेंट में पढ़ा था कि जब लोन पेयर जो है तुम्हारी वो हाइब्रिड में जाती है तभी उसकी डायपोल मोमेंट कंसीडर होती है, अगर वो प्योर में जाएगी तो उसकी डायपोल मोमेंट कंसीडर नहीं होगी। सो द डायपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर इज ओनली कंसीडर व्हेन it is present in what, it is present in hybrid orbital. Same applicable to odd electron, the dipole moment due to odd electron is only considered when it is present in hybrid orbital. देखो यहां पे पॉइंट लिखता हूं मैं, the dipole moment due to odd electron is only considered when it is present in hybrid orbital, ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर। अगर वो प्योर में होगा तो कंसिडर नहीं होगा, प्योर में होगा तो कंसिडर नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं बेटा, वेल टॉक। देखो क्या होगा, अगर यहां पे डायपोल मोमेंट की बात करोगे इसकी, तो ये तो भाई sp2 है, ये तो नलिफाई कर रहा है, ये प्योर पी में है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। अब होता क्या है जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, किसमें, बेंड्स रूल में। बेंड्स रूल की बात करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है सेंट्रल एटम से, तो जिस ऑर्बिटल के साथ वो बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के, उस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, बराबर है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेंड टू एक्वायर दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज लेस एस कैरेक्टर, तो उन सब ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम होते जाएगा, बराबर है, क्लियर है। तो अब होगा क्या, देखो अगर मैं दूसरा रेडिकल बात करता हूं, CF3 रेडिकल, किसकी बात करता हूं, CF3 रेडिकल, तो CF3 रेडिकल को जब मैंने ऐसा करके देखा तो मुझे नहीं मिला, मुझे पता चला कि CF3 रेडिकल पिरामिडल है, CF3 रेडिकल पिरामिडल है, सेम करके देखा मैंने, CF3 रेडिकल पिरामिडल है, और पिरामिडल होने के बाद ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, एंड इट इज कम्स आउट टू बी पोलर, और ये पोलर मिल रहा है, तो भाई ऐसे कैसे, यहां पे भी 3, यहां पे भी H3 है, यहां पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 3 फ्लोरीन है, लेकिन ये पिरामिडल आ रहा है, ऐसे कैसे, बराबर है। और ये पिरामिडल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और ये प्लेनर हो जाएगा sp2, ऐसे कैसे। तो देखो यहां पे क्या बात हो जाएगी, कहानी कैसे बदलती है वो हमको समझना है कि ऐसा कैसे होता होगा, कि व्हाट इज द फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, व्हेन द ऑड इलेक्ट्रॉन विल एंटरिंग इनटू द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड व्हेन द ऑड इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन द प्योर ऑर्बिटल। मतलब अगर मैं इसको sp3 मानता हूं, इसका मतलब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये sp3 में है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन किसमें है, प्योर पी में। तो ऐसा कब होगा, ये कब होगा, समझो बात को। तो देखो अगर मैं मानता हूं, अगर मैं CF3 को भी वैसे ही करना चाहूं, तो होगा क्या, होगा ये कि अगर मैं CF3 को भी वैसे ही करूं, CF3, तो क्या होगा, देखो ये मेरे 3 sp2 बनाए थे मैंने, और ये p थी, बराबर है। अब ये p में एक इलेक्ट्रॉन था,
अब मुझे पता है कि यहां पे कौन लगा है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो बेटा फ्लोरीन लगने से होगा क्या, यहां का एस कैरेक्टर कम होगा, यहां का एस कैरेक्टर कम होगा, यहां का एस कैरेक्टर कम होगा, तो ये सब एस कैरेक्टर इसमें बढ़ेगा, बराबर है। यहां का एस कैरेक्टर कम हो गया, यहां का एस कैरेक्टर कम हो गया, यहां का एस कैरेक्टर कम हो गया, मतलब इसका कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब इनिशियली अगर तुम लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसे मान के चल रहे हो, ये P है, ये F है, ये F, ये F और F, अब इसमें S कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो S कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब ये फूल रहा है, ये फूल रहा है, ये फूल रहा है, और ये जब फूल रहा है बेटा, तो ये जब फूल रहा है मतलब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, sp3 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात, यहां पे S कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ये मिक्स्ड हो रहा है, तो S और P मिला के क्या बनते जा रहा है, ये sp3 मिलते जा रहा है। कौन सा बनते जा रहा है, sp3। तो जितना S यहाँ पे कम होगा उतना ही S यहाँ पे बढ़ेगा, और अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, sp3 में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, sp3 में कन्वर्ट हो रहा है। समझिए बात। और एक वैसे देख सकते हैं कि भाई ये मेरी s ऑर्बिटल है, ये मेरे p ऑर्बिटल है, तो अगर तुम लोगों ने साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया है, साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया है, तो ये इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम करता है और इनको मिक्स कर देगा, बिकॉज जेड इफेक्टिव बढ़ाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ाएगा तो खींचेगा सेंट्रल, और सेंट्रल है ना, CF3 है, CF3, ये फ्लोरीन अगर इससे खींचता है तो कार्बन के जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल को खींचेगा, और आउटर मोस्ट शेल को खींचेगा तो S और P का डिफरेंस कम करेगा, और इनको हाइब्रिडाइज, इनको मिक्स करना इजी हो जाएगा। इस वजह से अगर तुम्हारा साइड बॉन्डेड एटम सेंट्रल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, हाइब्रिड में जाता है। किस में जाता है, हाइब्रिड में जाता है। समझ में आई बेटा बात, क्लियर है। तो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, द ऑड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू व्हाट, द ऑड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रोवाइडेड दैट एक कंडीशन आएगी, वो बताऊंगा, अभी करेंगे हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस। मतलब अगर तुम्हारा साइड बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेंट्रल से, तो ऑड इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हाइब्रिड में, अदरवाइज वो रहेगा प्योर में। ठीक है, देखो देखते हैं हम लोग ऐसे। तो अगर मैं CH3 रेडिकल की बात करता हूं तो वो तो sp2, CH3 रेडिकल जो है वो sp2 है, और CF3 रेडिकल है वो sp3 है। अब जैसे जैसे तुम लोग एक हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हो तो S कैरेक्टर बढ़ रहा है उस ऑड इलेक्ट्रॉन में, बराबर है, तो ये भी sp3। अब ये ना तो परफेक्टली sp2 होता है ना तो परफेक्टली sp3 होता है, उसके बीच में होता है, लेकिन हम लोग इसको sp3 मानते हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से। फिर CHF2 ये भी क्या होता है, sp3। तो ऐसे परसेंटेज S कैरेक्टर in orbital having odd electron increases, odd electron increases। मतलब CH3 free radical की अगर बात करता हूं मैं, CH3 free radical, if I'm going to talk about CH3 free radical, तो CH3 free radical का स्ट्रक्चर ऐसा होता बेटा, it is non-polar प्लेनर, बराबर है, CHF2 CH2F, CH2F ये भी पिरामिडल बोल देंगे हम लोग, पिरामिडल एंड पोलर, पिरामिडल पोलर ये तुम लोग लिख देना बाद में दोनों। पिरामिडल, पिरामिडल, पोलर, पोलर, ओके। तो ये होगी कहानी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, क्लियर। अब देखो ये तो हम लोगों ने खाली इनकी बात करी है, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बात करें हम लोगों ने, NO2 NO है ना, NO2 NO ClO2, इन सब मॉलिक्यूल्स की अगर भी बात करते हो तुम लोग, जैसे देखो अगर मैं NO2 और ClO3 की बात करता हूं तो देखो तुम नोटिस करना इनमें एक सिमिलरिटी आएगी, और बाद में मैं लास्ट में एक मॉलिक्यूल बताऊंगा उसमें कुछ चेंज आएगा, इसलिए हम लोग उस कंडीशन को बदलने वाले। सो व्हेन साइड बॉन्डेड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन central atom, then
odd electron enters into hybrid orbital provided no lone pair present on central atom. सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है. प्रोवाइडेड नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, मतलब देखो अभी NO2 ये एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 1 2 3, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp2 ClO3, कोई लोन पेयर नहीं है, 1 2 3 4, ये भी sp3, मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, sp3 में, ये ऑड इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, sp2 में. समझ में आ गई बेटा, बात क्लियर है, ओके. तो ये चला गया sp2 में, ये चला गया sp3 में. सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट कि भाई इनका हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है. क्लियर. डायटोमिक में तो हाइब्रिडेशन की बात ही नहीं आएगी, है ना. तो अब देखो, अगर तुमको ये ClO2 मॉलिक्यूल दिया जाता है, ClO2, अब ClO2 इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल होता है. अब एक लोन पेयर आ जाती है तुम्हारे पास और एक ऑड इलेक्ट्रॉन, तो अगर लोन पेयर आ गई, लोन पेयर तो हाइब्रिडेशन में परफेक्टली करेगी. अगर लोन पेयर प्रोवाइडेड नो लोन पेयर, मतलब यहां पे लोन पेयर आ गई, मतलब अब क्या होगा, लोन पेयर आ गई मतलब ये और ये किस में चला जाएगा, प्योर, ये प्योर में जाएगा. अब 1 2 3, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2. क्लियर. sp2 हो गया, मतलब इसका सभी भी एक p बची है और बाकी सब d, मतलब इस पाई बॉन्ड का नेचर 2p पाई 3p पाई, इस पाई बॉन्ड का नेचर 2p पाई 3d पाई, और अब बची क्या है, d बची है, मतलब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है किसमें होगा, वो होगा d ऑर्बिटल में. कौन से, d ऑर्बिटल. दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड इन द d ऑर्बिटल. जितने भी d ऑर्बिटल है खाली उन पे घूमते फिरता होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है. तो ClO2 मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि प्रोवाइड दैट नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन अ सेंट्रल एटम, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर अगर लोन पेयर हो जाएगी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो भी बॉन्ड्स होंगे जिनमें एस कैरेक्टर कम हो रहा है, और कंप्लीटली एस कैरेक्टर कौन खाते जाएगी, लोन पेयर, बिकॉज लोन पेयर ट्राई टू अटेन दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज मोर एस कैरेक्टर. तो जितना भी एस कैरेक्टर इनमें कम होगा वो सबका सब एस कैरेक्टर कौन खा जाएगी, लोन पेयर. अगर वो एस कैरेक्टर खा जा रही है मतलब इसको कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है. जब इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो अल्टीमेटली वो तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, प्योर ऑर्बिटल. सो व्हेन देयर इज अ नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सेंट्रल एटम, then the odd electron is present in hybrid orbital or else it is present in pure orbital. ठीक है बेटा. जैसे CS3 की बात करिए तो इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, और इसका सबसे ज्यादा काम हमको पड़ता है ऑर्गेनिक में. ठीक है. ऑर्गेनिक में हमको डायमराइजेशन टेंडेंसी वगैरह देखनी पड़ती है कि उसकी डायमराइजेशन टेंडेंसी कैसे होती है, कौन कैसे डायमर करता है, किसकी डायमराइजेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है. तो थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो डन फॉर द डे. थैंक यू.